नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। आज के झारखंड के टॉप 24 खबरों में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश की, झारखंड सरकार की विभिन्न योजनाओं की और साथ ही बात करेंगे मौसम के हाल की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मैया सम्मान योजना की। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त 2500 रुपए आखिरकार लाभुकों के खाते में क्रेडिट हो गए हैं। हालांकि 5वीं किस्त का लाभुकों को काफी इंतजार करना पड़ा था, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था उसके तहत तय तारीख को डीपीटी के माध्यम से उनके खाते में राशि भेज दी गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोले स्थित आर्मी ग्राउंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने इस राशि का वितरण किया। कार्यक्रम में लाखों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं सम्मान राशि पाने वाले लाभुकों की खुशी भी देखने लायक थी। वहीं मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की आजादी के बाद भी कई समस्याओं से जूझता रहा है, जैसे गरीबी, महिला सशक्तिकरण और पिछड़ापन। हालांकि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, लेकिन उनके विकास पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। हमने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाए और वादा किया कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। इस प्रयास के तहत हमने महिला सशक्तिकरण के लिए 2500 रुपए देने की शुरुआत की, जिसे पहले विरोधी मजाक उड़ा रहे थे। हम बिजली फ्री, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने और राज्य के विकास में हर नागरिक को शामिल करने का वादा पूरा कर रहे हैं। बात करें कार्यक्रम की, तो दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने योजना के लाभ से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस मैया सम्मान योजना से राज्य की महिलाएं सशक्त होंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के मुंह में केवल राम है और कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य में जेंडर बजट लागू किया था, उसके लिए 6000 करोड़ निर्धारित किए गए थे। भाजपा बताएगी कि उस पैसे का क्या हुआ। उन्होंने भाजपा सरकार के समय में कामकाजी महिलाओं के लिए जिलों में बनाए जाने वाले छात्रावास को लेकर भी सवाल उठाए। रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 5 जनवरी को 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 2024-25 का आगाज हुआ। इस समारोह में राज्य सरकार के मंत्री रामदास सोरेन और विधायक सीपी सिंह उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में मशाल प्रज्वलन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय एथलीटों संजीव भारती, दीपक मुंडा, प्रज्वल और मनीष बेदिया ने भाग लिया। मंत्री रामदास सोरेन ने खेलों के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन करने का प्रोत्साहन मिलता है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी खासा आकर्षण बटोरा, जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और संत मिखाइल नेत्रहीन विद्यालय के बच्चों की शानदार प्रस्तुतियां शामिल थी। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 5 फरवरी तक चलेगी। वहीं मौसम की अगर बात करें, तो रांची सहित झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है, जिसके तहत तापमान में वृद्धि होगी। न्यूनतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, जिससे ठंड से हल्की राहत मिली है। पिछले 24 घंटों में रांची की अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कांके क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा। 7 से 11 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है और सड़क पर वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 10 जनवरी को भाजपा में शामिल होंगे। वे रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता लेंगे। उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद रघुवर दास झारखंड की राजनीति में फिर सक्रिय होंगे। उनके नेतृत्व में झारखंड में भाजपा ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था और वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे, जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। भाजपा उन्हें राज्य में बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को राज्य क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय के अवर सचिव अनिल कुमार ने संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस नए दायित्व के तहत सांसद दीपक प्रकाश करदाताओं को होने वाली परेशानियों और उनकी सुविधाओं के बारे में विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही वह आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान करने में सक्षम होंगे, जिसमें करदाताओं को बेहतर सेवा और सुविधा मिल सकेगी। इस नियुक्ति के बाद सांसद दीपक प्रकाश कर से जुड़ी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर झारखंड की विरासत, विकास और संस्कृति की झलक पूरे देश को देखने को मिलेगी। लगातार तीसरे वर्ष झारखंड की झांकी
गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी, जिसमें रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के साथ ही झारखंड की संस्कृति, पारंपरिक नृत्य और शिक्षा में नारी शक्ति के बढ़ते कदमों को प्रदर्शित किया जाएगा। 2024 में तसर सिल्क पर आधारित झांकी प्रदर्शित की गई थी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से झांकियों का प्रारूप मांगा था, जिसमें झारखंड की झांकी का चयन हुआ। 19 जनवरी तक सभी झांकियों की तैयारी होगी और 23 जनवरी को रिहर्सल पूरी की जाएगी। गढ़वा जिले के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण कार्य को मुआवजा नहीं मिलने के कारण रोक दिया गया है। राज्य सरकार ने करोड़ों की लागत से सड़क निर्माण की स्वीकृति दी थी, लेकिन जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो रैयतों को मुआवजा नहीं मिला, जिससे उन्होंने काम पर रोक लगा दी। गढ़वा सदर प्रखंड के फरठिया से नावाडीह गांव तक 68 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है। ग्रामीणों के मुआवजे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि मुआवजा जल्द ही दिया जाएगा, अन्यथा वे न्यायालय की शरण में जाएंगे। खूंटी जिले में नक्सली संगठन PLFI के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। नए साल के पहले सप्ताह में शुरू हुए अभियान के तहत पुलिस ने 5 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 जनवरी को जरियागढ़ पुलिस ने 3 नक्सलियों को पकड़ा, जबकि सोमवार को 2 और नक्सलियों को विकास गोप और निमेश गोप को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 8 mm के 2 जिंदा कारतूस, 6.65 mm के 9 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और PLFI के 4 पर्चे बरामद किए। तुरपा DSP खिस्तोफर किरकेटा ने जानकारी देते हुए बताया कि SP अमन कुमार को सूचना मिली थी कि PLFI के नक्सली कर्रा के रोन्हे जंगल में किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड में इस बार सब्जियों की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन यह किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। रामगढ़, हजारीबाग और लोहरदगा के किसान सब्जियों के गिरते भाव से परेशान है। कई किसानों ने अपनी फसल को खेत में ही ट्रैक्टर से रौंदकर और मवेशियों को खिला दिया है, क्योंकि बाजार में बेचने पर भी उनकी लागत नहीं निकल पा रही है। रामगढ़ में पत्ता गोभी और फूल गोभी का थोक मूल्य 2 से 4 रुपए प्रति किलो और टमाटर की कीमत भी कम हो गई है। किसानों का कहना है कि शादी ब्याह का समय न होने से सब्जियों के दाम में गिरावट आई है। लोहरदगा के कुडू बाजार में भी टमाटर, आलू, फूल गोभी, बैगन और पत्ता गोभी का थोक मूल्य 5 से 10 रुपए तक है, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे। रामगढ़ जिले में पुलिस एसोसिएशन शाखा का 2025 से 28 सत्र का चुनाव शांतिपूर्वक और निर्विरोध तरीके से संपन्न हुआ। चुनावी प्रक्रिया में बोकारो जिले के पुलिस एसोसिएशन सदस्य और झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष की उपस्थिति रही। सभी 5 पदों पर एक उम्मीदवार ने नामांकन किया, जिससे पदाधिकारी निर्विरोध रूप से चुने गए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में मेजर मंटू यादव, सनी कश्यप उपाध्यक्ष, आनंद सिंह सचिव, मोहम्मद शहनवाज खान कोषाध्यक्ष और परीक्षित महतो संयुक्त सचिव शामिल है। प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने रामगढ़ जिलों के एकजुटता की मिसाल बताया और नवनिर्वाचित अध्यक्ष को पुलिस कर्मियों की समस्याओं के समाधान की चुनौती दी। मेजर मंटू यादव ने अपनी प्राथमिकता पुलिस कर्मियों के लिए एक बेहतर कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की बात कही। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी। 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में कई ग्रामीण मंत्री के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। मंत्री ने प्रत्येक शिकायतों को सुना और कई मामलों का समाधान तुरंत किया। अधिकारियों को फोन कर समस्याओं का समाधान करवाया। जिन समस्याओं में समय लग सकता था, उनके लिए आवेदन लिए गए। एक पेंशन की समस्या का समाधान मंत्री ने तत्काल अधिकारियों से बात कर किया। मंत्री ने मीडिया से कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता है और अंचल दफ्तर से जुड़ी शिकायतों को जल्द दूर किया जाएगा। वहीं आज 7 जनवरी को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मंत्री इरफान अंसारी जनता दरबार लगाएंगे। इस दौरान फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री के पास पहुंचेंगे और उनका समाधान किया जाएगा। सरकार बनने के बाद हेमंत सोरेन के सभी मंत्री जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने में सक्रिय है। सोमवार को मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जन सुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनी। अब स्वास्थ्य मंत्री का दरबार भी सजने वाला है। मंत्री इरफान अंसारी हमेशा जनता के करीब रहते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मंत्री मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के सभी मंत्री इस क्रम में जनता दरबार आयोजित कर रहे हैं। 12 जनवरी से शुरू होने वाली विमेंस हॉकी इंडिया लीग के लिए बंगाल टाइगर्स शनिवार को रांची पहुंची।
टीम के खिलाड़ियों ने रविवार शाम को मोरहाबादी के मनांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में अभ्यास किया। करीब 1.5 घंटे तक खिलाड़ियों ने पसीना बहाया और कोच से महत्वपूर्ण टिप्स भी प्राप्त किए। बंगाल टाइगर्स ने झारखंड की 2 प्रतिभाशाली खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग और बिनीमा धान शामिल है। ब्यूटी भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही है, वहीं बिनीमा ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर विमेंस नेशनल में 3 गोल किए थे। बंगाल टाइगर्स का पहला मैच 13 जनवरी को सुरमा हॉकी क्लब से होगा और दूसरा मुकाबला 14 जनवरी को दिल्ली एसजी पाइपर्स के खिलाफ होगा। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के लिए विशेषज्ञों और आम लोगों से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य की जनता 17 जनवरी तक अपने सुझाव दे सकती है। इस अवसर पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और मुख्य सचिव अलका तिवारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की भागीदारी से राज्य को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सभी से अपील की कि वे अबुआ बजट के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव जरूर दें। सर्वश्रेष्ठ 3 सुझाव देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। सुझाव देने के लिए ऐप या पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। झारखंड में भाजपा 11 से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान चलाएगी, जिसका उद्देश्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष, संविधान निर्माण और कांग्रेस द्वारा किए गए उनके साथ छल को लेकर जनता को जागरूक करना है। भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि संविधान के कारण ही आज समाज के निचले स्तर के लोग जैसे आदिवासी, महिला और चाय बेचने वाला व्यक्ति देश की मुख्य धारा में है। भाजपा ने बाबा साहब को भारत रत्न देकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना पर भी आलोचना की, जिसमें 56 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला, लेकिन राज्य के वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को मिलने वाली सहायता में समस्या आ रही है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कर्नाटक के कद्दावर राजनेता HD देवेगौड़ा सोमवार को बाबा बैद्यनाथ की शरण में देवघर पहुंचे। देवघर एयरपोर्ट पर पूर्व प्रधानमंत्री का उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर और पुलिस अधीक्षक अजित पीटर डुंगडुंग ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पूर्व PM हरदनहल्ली डोड्डेगौड़ा देवेगौड़ा बाबा बैद्यनाथ के मंदिर पहुंचे और वहां भगवान भोले शंकर का अभिषेक किया। 91 साल के HD देवेगौड़ा के गंगा जल और दूध से भोले बाबा का अभिषेक किया, पेड़ा का प्रसाद चढ़ाया और मनोकामना लिंग का स्पर्श भी किया। चलने फिरने में असमर्थ दिख रहे देवेगौड़ा ने खड़े खड़े पूजा की। देवेगौड़ा दुमका जिले के बासुकीनाथ मंदिर भी गए, वहां बाबा बासुकीनाथ की पूजा भी की। रांची यूनिवर्सिटी में LLB के विभिन्न सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म जमा करने की तिथि घोषित कर दी गई है। बिना विलंब शुल्क के 17 जनवरी तक फॉर्म जमा किया जा सकता है। वहीं 400 रुपए विलंब शुल्क के साथ 18 से 21 जनवरी तक फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। इस संबंध में प्रभारी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विकास कुमार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। छात्र छात्राओं से आग्रह किया गया है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर अपने फॉर्म जमा करें। रांची यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज यानी ILS, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी IMS के डायरेक्टर पद पर नियुक्ति के लिए 7 जनवरी को इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू मोरहाबादी कैंपस स्थित मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर यानी HRDC में होगा। अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे रिपोर्टिंग के लिए कहा गया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के कारण पिछली बार इंटरव्यू की तिथि स्थगित कर दी गई थी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने कक्षा 10वीं यानी मैट्रिक और कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। इन पेपरों का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा पैटर्न और प्रश्नों के स्वरूप को समझने में मदद करना है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट JACexamportal.in से इन मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 11 फरवरी 2025 से शुरू होकर 3 फरवरी 2025 तक चलेगी। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं सुबह 9:45 से 1 बजे तक आयोजित की जाएंगी। झारखंड बोर्ड परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में मंगलवार 7 जनवरी से 3 दिवसीय श्याम गुणगान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम श्याम भक्त मंडल द्वारा 50 वर्षों की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी इस महोत्सव में भाग लेंगी और भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित नानी बाई का मायरो कथा सुनाएंगी। इसके अलावा कोलकाता के रॉक स्टार गायक रवि बेरीवाल भक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगे। महोत्सव के अंतिम दिन बाबा की ज्योत का आयोजन होगा।
खूंटी के कर्रा रेंज में 2 ग्रामीणों की हाथियों द्वारा मारे जाने के बाद वन विभाग ने जागरूकता बढ़ाने के लिए फ्लैक्स, पंपलेट और होर्डिंग बोर्ड लगाए गए हैं। इन फ्लैक्स में चेतावनी दी गई है कि इस क्षेत्र में जंगली हाथी विचरण कर रहे हैं। खासकर पंडरा, केतली, आता, कुर्से मोड़, बिलसिरिंग और लोधमा लतरातू डैम जैसे इलाकों में सैलानियों और ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे नशे की हालत में क्षेत्र में प्रवेश ना करें और सुबह सवेरे और शाम 4 बजे के बाद भ्रमण से बचें। फ्लैक्स में यह भी चेतावनी दी गई है कि जंगली हाथियों से दूरी बनाए रखें और उन्हें परेशान ना करें। घाटशिला स्थित गालूडीह बांदवान सड़क पर रविवार को हाथियों ने 3 घंटे तक उत्पात मचाया। घने कोहरे के कारण राहगीर हाथियों को दूर से देख नहीं पाए और अचानक 3 हाथियों को सामने देखकर विक्रेताओं ने अपनी बाइक छोड़कर भागना शुरू कर दिया। हाथियों ने 3 बाइकों को क्षतिग्रस्त कर दिया और सब्जियों को नष्ट कर दिया, जिससे किसानों को हजारों का नुकसान हुआ। हाथियों ने सड़क पर टमाटर, फूलगोभी, बैगन, मूली जैसी सब्जियों को बिखेर दिया और बाद में कुछ राहगीरों ने बची हुई सब्जियां उठा ली। वहीं डुमका कोचा गांव में हाथी का बच्चा गड्ढे में गिर गया, जिसे वन विभाग की टीम ने निकालकर जमशेदपुर भेजा। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगल से सटे इलाकों में अनावश्यक रूप से ना जाएं और हाथियों से बचने के लिए सतर्क रहें।